नमस्कार, सवाल इंडिया का इस खास पेशकश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, जहां बागपत जिले में आज एक धार्मिक आयोजन के दौरान एक बड़ा हादसा यहां हो गया। इस दर्दनाक हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई, 50 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। भगवान आदिनाथ के निर्वाण लड्डू पर्व मनाने के लिए जैन समुदाय के सैकड़ों श्रद्धालु मान स्तंभ परिसर में जुटे थे। इस दौरान धार्मिक अनुष्ठान के लिए बनाए गए लकड़ी के मचान पर बड़ी संख्या में लोग चढ़े हुए थे। अचानक मचान टूटकर गिर गया। हादसे के समय मचान के नीचे कई श्रद्धालु मौजूद थे, जो इसकी चपेट में आ गए। वहाँ पे 40 लोगों के घायल होने की सूचना है और सभी को जो है 108 की एम्बुलेंसेज वहाँ पे मौके पर ससमय पहुँच गई हैं और सभी लोग हॉस्पिटल में एडमिट करा दिए गए हैं। 20 लोगों का प्रथम उपचार करके उनको घर भेज दिया गया है। इस हादसे में गंभीर रूप से घायल लोगों को मेरठ के बड़े अस्पताल में रेफर किया गया है। प्रॉपर अनुमति ली गई थी और अब ये जांच का विषय है, स्ट्रक्चर क्यों कोलैप्स हुआ, वो जो भी सारी चीज़ होगी आपसे साझा करेंगे। स्थानीय प्रशासन ने मचान निर्माण में लापरवाही की आशंका जताई और कहा कि इस मामले की गहराई से जांच की जाएगी, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और वहीं केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी बागपत में घटनास्थल पर पहुंची। हमारी टीम ने उनसे बात की, वो सुनते हैं। मैं परिवारजनों से मिला हूँ, कुछ जिनको चोटें लगी हैं, कुछ पुलिसकर्मी भी इसमें घायल हुए हैं, सबसे मुलाकात की है। मुझे उम्मीद है कि जिनसे मैं मिला हूँ सब जल्दी स्वस्थ होंगे। बहुत दुखद घटना है और इसकी जांच का विषय है कि मानक पूरे किए गए, नहीं किए गए, क्या कमियां रह गई। और पूरा बागपत अभी इसमें घटना को लेके, बल्कि पूरे देश में इसकी चर्चा चल रही है। ज़्यादा भीड़ आने से शायद ये घटना हुई, लेकिन तकनीकी तौर पे इसकी जांच होगी। स्थानीय प्रशासन उचित कार्रवाई करेगा, कदम उठाएगा। राज्य सरकार भी इसको लगातार मॉनिटर कर रही है, मुख्यमंत्री कार्यालय इसको लगातार इसकी सूचना ले रहे हैं। और इस हादसे के बाद अस्पताल के क्या हालात थे, बता रही हैं हमारी सहयोगी प्रेरणा शर्मा। मैं इस वक्त उसी अस्पताल में मौजूद हूँ जहाँ पे बागपत में जो लोग घायल हुए हैं उनका उपचार लगातार जारी है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो घायल है वो मौजूद है। उन्हें काफ़ी चोटें आई हैं कमर में, पैर में, हाथ में और उनका उपचार जो है लगातार यहाँ पे जारी है। और कई सारे जो पुलिसकर्मी हैं वो भी घायल हुए हैं इस घटना के दौरान और कई सारे जो श्रद्धालु हैं वो भी घायल हुए थे। तो यहाँ पर हमारे साथ इनके परिजन मौजूद हैं, तो हम इनसे बात करेंगे। मैम, क्या हुआ था, क्या कुछ हुआ था घटनास्थल? बस ये लड्डू चढ़ाने जा रही थी भगवान जी के, वहाँ पे पता नहीं वहाँ ज़्यादा भीड़ थी, किस वजह से वो गिर गए, ऊपर से ही पल्ली गिर गई, तो उसकी वजह से इनकी कमर में, हाथ में थोड़ी चोट आ गई। कमर में ज़्यादा आई है, हाथ में तो थोड़ा कम है। जी, आप भी वहाँ मौजूद थी, क्या कुछ हुआ था घटनास्थल पे? नहीं, हम थे नहीं, हम थे नहीं, हम तो उनकी बेटी है, इसलिए उन्होंने फोन करा, किसी ने बताया तो तब पता चला, तब बाहर से आए हम तो मिलने। कहाँ कहाँ चोटें आई हैं? कमर पे और हाथ में फ्रैक्चर है, कमर में ज्यादा चोट है। आप क्या कहना चाहेंगी? मैं इसलिए बोल रही हूँ कि जो हमारी ना वो जानने वाली है, मेरी भांजी है, उनके ना घायल हुए हैं दोनों बेटी और वो खुद, इसलिए बोल रही हूँ मैं। वो लोग भी घायल हुए हैं इसी घटना के? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, बहुत चोट वगैरह आई है, सब कुछ आया है उनको भी। अच्छा, फ्रैक्चर वगैरह भी उनके काफी आए हैं, टाके भी लग रहे हैं उनके। 2 छोटी छोटी लड़कियां है, दीदी भी है खुद। बस ये है, ज्यादा चोट ना लगती, किसी कारण पता नहीं क्यों लगी क्यों नहीं लगी। जी बिल्कुल। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लगातार जो है उपचार जारी है। चोटें लगी हैं श्रद्धालुओं को जो वहाँ पे लड्डू चढ़ाने गए थे और अभी यहाँ इस अस्पताल में उनकी जो इलाज है वो की जा रही है। उनके परिजन भी यहाँ पे मौजूद हैं और लगातार जो है उनका देखभाल किया जा रहा है। और जो प्रशासन है वो भी इस जांच में जुटी हुई है कि आखिर ये हादसा हुआ क्यों, इसके पीछे की वजह क्या थी। बागपत से प्रेरणा शर्मा, NDTV इंडिया के लिए। और बागपत में हमारी सहयोगी प्रेरणा शर्मा मौजूद है, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। प्रेरणा, आप वहां पर घटनास्थल का आपने भी दौरा किया, आप अस्पताल भी पहुंची। अभी तक जो ये घटना घटी उसके बाद से प्रशासन को क्या लग रहा है, वजह क्या रही?
जी जया, बिल्कुल इस वक्त भी मैं उस अस्पताल में मौजूद हूँ जहाँ पे जो घायल हैं उन्हें भर्ती कराया गया है। करीब 16 घायल यहाँ मौजूद है, जिनमें से 10 से 11 जो पुलिसकर्मी हैं जो उस घटना के वक्त घायल हुए, उन्हें भी यहाँ पे भर्ती कराया गया है। और प्रशासन लगातार इस चीज़ के जांच में जुटी हुई है कि आखिर इस घटना के पीछे वजह क्या रही। और सूत्रों के हवाले से ये बताया जा रहा है कि वो जो स्टेज था उस पे जितनी क्षमता थी उससे ज़्यादा लोग चढ़ गए, भीड़ थोड़ी ज़्यादा बढ़ गई, जिसके वजह से जो स्टेज है, जो बांस और बल्ली से जो स्टेज बना हुआ था वो कहीं ना कहीं ढीला था, जिसकी वजह से वो एक सीढ़ी टूटी और जिसके बाद धीरे धीरे करके पूरा स्टेज जो है वो टूट गया। और जो श्रद्धालु हैं और जो पुलिसकर्मी वहाँ सुरक्षा के लिए तैनात थे वो सभी जो है उसके नीचे आ गए और कहीं ना कहीं जो है सभी घायल हो गए और 7 की मौत हो गई, जिनमें 4 महिलाएं और 3 पुरुष शामिल हैं। और इस वक्त आपको अगर यहाँ की तस्वीरें दिखाऊं अस्पताल की, तो जो घायल हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं, उनके परिजन भी यहाँ पे मौजूद हैं। कुछ गंभीर रूप से भी घायल हुए हैं, कुछ को माइनर इंजरीज आई है, यहाँ पे इनके परिजन मौजूद हैं। तो हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर, आपका नाम? कपिल। क्या कुछ हुआ था वहाँ पे घटनास्थल पे? आपके कौन लगी हैं और क्या इंजरीज आई? मैम, ये मेरी मम्मी है, मुझे तो पता ही नहीं चला, अचानक फ़ोन आया इनका कि मेरे चोट लग गई है। मैं हड़बड़ा गया, मैंने अपने भाई को फ़ोन करा, मैंने कहा जा। वहाँ पे मैं बाहर था और पता ही नहीं चला क्या हुआ अचानक ही। जी, तो क्या चोटें आई हैं? कितनी चोटें आई? मैम, इनके पैर में है और यहाँ सीने में है। जी, हम कोशिश करेंगे मैम से भी बात करने की। मैम, वहाँ पे क्या हुआ था? चलिए, प्रेरणा की अब ऑडियो हमको नहीं मिल पा रहा है, तो यहाँ प्रेरणा बता रहे हैं किस तरह के हालात वहाँ पर हुए। घायलों से उन्होंने मुलाकात की और वो तमाम बातें जानने की कोशिश की। तो जाहिर सी बात है, क्षमता से ज़्यादा लोग उस जगह पर पहुँच गए थे और जो बांस और बल्लियों से बना हुआ स्टेज था वहाँ संख्या से ज़्यादा जब लोग उस पर चढ़ गए, जिसके बाद ये घटना घटी। बहरहाल अब ये जांच इस पर चल रही है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दिल्ली के बुराड़ी इलाके में एक निर्माणाधीन इमारत यहाँ पर गिर गई। सोमवार को इमारत हादसे में अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है। करीब 15 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। 10 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं। सोमवार शाम तक इस जगह 4 मंजिला इमारत खड़ी थी, लेकिन सूरज डूबने के कुछ देर बाद ही निर्माणाधीन इमारत भरभरा कर ढह गई। अंदर कई लोगों के फंसे होने की खबर मिलते ही दमकल विभाग की टीम पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। एनडीआरएफ और डीडीएमए के दस्ते को भी बुलाया गया। बुलडोज़र के माध्यम से जो है यहाँ पर जो मलबा है उसे हटाने की कोशिश की जा रही है। कई एनडीआरएफ और एसडीआरएफ और दमकल की जो टीम है वो लगातार लगी हुई है। फंसे हुए लोगों को बचाने की मुहिम शुरू हुई। स्थानीय लोगों के मुताबिक बिल्डिंग बनकर तैयार थी, उसमें फिनिशिंग का काम चल रहा था। करीब 20 मजदूर काम कर रहे थे। वो डेथ हो गई है, उसको 10 लाख का कंपनसेशन देंगे और उसमें जो माइनर है उसमें 5 लाख का कंपनसेशन दिया जाएगा। राहत और बचाव का काम अभी भी जारी है, लेकिन बनकर तैयार एक इमारत इस तरह कैसे जमींदोज हो गई, ये जांच का विषय है। पूर्वी दिल्ली का ओखला विधानसभा क्षेत्र, उसकी बात करते हैं। ऐसी विधानसभा जहां से अब तक बीजेपी का खाता नहीं खुला है, लेकिन पासा पलट भी सकता है। इस बार मुस्लिम वोटों के बंटवारे का फायदा बीजेपी को कहीं ना कहीं मिल सकता है। करीब 100 साल पुराना जामिया मिलिया इस्लामिया, लाखों छात्रों ने यहां से तालीम हासिल की। यह पूर्वी दिल्ली के ओखला विधानसभा की सबसे बड़ी पहचान है। यहां से पढ़े लाखों छात्र देश विदेश में नाम कमा रहे हैं। इसके बावजूद यहां किसी भी रास्ते से यहां आए तो आप जाम से बच ही नहीं सकते। सड़क के किनारे गाड़ियों की कतार खड़ी मिल जाएगी। यहाँ की गलियां काफी सक्रिय है, लिहाजा संभल कर गाड़ी चलाएं। सीवर का पानी सड़क पर बहता मिल जाएगा। टूटी फूटी सड़क तो आम बात है।
कॉलोनी के अंदर घुसे तो उलझे हुए बिजली के तार स्वागत करने को मिलेंगे। समस्या है, नाले गड्ढे देख रहे हो कैसे हो पड़ा है, पूरा रोड खुदा पड़ा है और क्या परेशानी, यही मेन परेशानी है। सफाई है सर, रोड के नाले वाले हैं सही हो जाएं, सफाइयाँ हैं, बस यही समस्या है। अरे बहुत समस्या है यहाँ पर, कोई यहाँ पर लूट खसोट कर रखी है लोगों ने। कोई भी बिल्डर आकर के किसी का रजिस्टर करा देता है। मैं 6 दफे अप्लाई कर चुका हूँ मीटर के लिए, आज तक मीटर नहीं लगा है। यमुना नदी के किनारे बसी है ओखला विधानसभा सीट। आबादी के लिहाज से दिल्ली का तीसरा सबसे बड़ा क्षेत्र। कुल मतदाता है 3,79,509। इसमें पुरुष वोटर है 2,19,300। तो महिला वोटर है 1,60,205। जनरल कैटेगरी की सीट है ये। करीब 55% आबादी मुसलमानों की है। यहाँ से अब तक 4 बार कांग्रेस, 2 बार आम आदमी पार्टी और 1 बार जनता दल व 1 बार राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी जीते हैं। बीजेपी का यहाँ खाता ही नहीं खुला है, लेकिन वो 5 बार दूसरे नंबर पर रही है। पिछले चुनाव में आम आदमी पार्टी के अमानुतुल्लाह खान ने बीजेपी के ब्रह्म सिंह को 71,827 वोटों से हराया। वहीं 2015 में 64,532 वोटों से। दिल्ली भी हम लोग 60 सीट के आसपास जीतेंगे, 60 से कम नहीं आएंगे दिल्ली के अंदर। और ओखला भी हम जीतेंगे और ओखला अच्छे मार्जिन से जीतेंगे। ओखला की जनता इनको सबक सिखाएगी। लोगों को तोड़ा है, लोगों को जेल भेजा है, उनके एमएलए को काम नहीं करने दिया, उनके मुख्यमंत्री को काम नहीं करने दिया, उनके मंत्रीज को काम नहीं करने दिया। उसका सबक दिल्ली की जनता भी सिखाएगी और ओखला की जनता भी सिखाएगी। बेशक अमानुतुल्लाह खान अपनी जीत को लेकर दावे कर रहा हो, लेकिन आम आदमी पार्टी के लिए सुरक्षित सीट कही जाने वाली ओखला विधानसभा सीट का सियासी माहौल इस बार कुछ बदला सा है। कांग्रेस ने इस बार अरीबा खान को उतारा है, जो ओखला से ही 2 बार विधायक रहे आसिफ मोहम्मद खान की बेटी है। इस समय अरीबा वार्ड पार्षद भी है और युवा भी, लिहाजा युवाओं में काफी लोकप्रिय भी है। आम आदमी पार्टी जो एग्जिस्टेंस में आई है वो एक मूवमेंट से आई थी और कहीं ना कहीं वो मूवमेंट का इंटेंशन कुछ और था। 10 साल से जो आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में है वो कहीं ना कहीं लोगों को गुमराह करके पावर में आई। वहीं ओवैसी के पार्टी AIMIM ने CAA और NRC का चेहरा रहे सिफा और रहमान को टिकट दिया है। रहमान अभी जेल में है, लिहाजा चुनावी प्रचार उनकी पत्नी नूरिन फातिमा ने संभाल रखा है। एकजुट होकर 55% ही नहीं तो लास्ट 10 इयर्स से और उससे पहले भी यहाँ के मुस्लिम बहुल सीट कहा जाता है, जैसा कि ओखला विधानसभा को। तो मुझे लगता है इस बार सब एक होकर सब लोग अगर वोट करेंगे तो ये जो गलतफहमियाँ ये नहीं होंगी। और इस तरह का इस बार जो प्रोपेगेंडा फैलाए जा रहे हैं कि 3 सीट्स पे हैं, तो ये सब गलत है। कांग्रेस और ओवैसी की पार्टी के मजबूत उम्मीदवार होने से अमानुतुल्लाह खान की मुश्किलें बढ़ने के आसार हैं। इसका सीधा फायदा बीजेपी को मिल सकता है। मुस्लिम वोटों का बंटवारा होता है, बीजेपी के सर पर कामयाबी का सेहरा बंध सकता है। बीजेपी ने इस बार मनीष चौधरी को मैदान में उतारा है, जो मुसलमानों में भी अपनी पैठ रखते हैं। 10 साल से यहाँ आम आदमी पार्टी के विधायक है। आप जाके देखिए कि क्षेत्र का क्या बुरा हाल है। सड़कें नहीं है, सड़कें खुदी हुई हैं, पीने का पानी नहीं है, अच्छा कोई स्कूल कॉलेज नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है। जो बिजली के मीटर की बड़ी समस्या है, लोग पैसे देकर मीटर लगवाने पर मजबूर हैं। स्टे माफियाओं का जो है खौफ है, कहर है। ओखला विधानसभा के 5 वार्ड में से 2 पर बीजेपी, 2 पर कांग्रेस और 1 पर आम आदमी पार्टी का कब्जा है। ओखला विधानसभा में ही शाहीन बाग आता है, जहां पर CAA के खिलाफ कई महीनों तक प्रदर्शन हुआ था। चुनावी फिजा देखने के बाद इस बार चुनाव में कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। जहां तक रही मनीष चौधरी की बात, वो फाइट में हैं, लेकिन दूसरे नंबर पे रहेंगे। वो पहले नंबर पे आप ही रहेंगे, जो कि अमानतुल्लाह लड़ रहे हैं। ओखला के बारे में तो सारे रोड घर सही है, तो ओखला में जो काम करा तो वो जीतेगा। यह तो आम आदमी की पार्टी का ज़्यादा चल रही है। 8 तारीख को ही पता लगेगा कि आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस के बीच हुए इस त्रिकोणीय मुकाबले में किसकी जीत होगी। आम आदमी पार्टी ने अपने इस मजबूत गढ़ को बचाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है।
ओखला विधानसभा सीट के नतीजे तो चुनाव परिणामों के बाद ही पता लगेंगे, लेकिन यहां विभिन्न दलों ने मुस्लिम उम्मीदवार उतारकर मुस्लिम वोटों के बंटने की संभावना बढ़ा दी है और फायदा मिलते देख बीजेपी के हौसले बुलंद हैं। ओखला विधानसभा से मुन्ने भारती और कमलकांत के साथ राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। तो ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। दिल्ली में चुनाव प्रचार जोरों से चल रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को आप देख रहे हैं, उनका रोड शो इस वक्त चल रहा है। दिल्ली के लाजपत नगर में बताया जा रहा है ये रोड शो इस वक्त चल रहा है। तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता यहाँ पर आसपास आप देख सकते हैं। दिल्ली में 5 फरवरी को चुनाव होने जा रहे हैं और यहाँ पर आप बांसुरी स्वराज को भी देख पा रहे हैं। पुरजोर कोशिश, पुरजोर ताकत बीजेपी ने भी दिल्ली विधानसभा चुनाव में लगाई हुई है। तमाम पार्टियां जोर शोर से चुनाव प्रचार में लगी हुई हैं और इसी कड़ी में आप देख रहे हैं पूरा एक काफिला दिख रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर जो रोड के आसपास लोग खड़े हैं, कार्यकर्ता खड़े हैं, उन पर फूलों की बरसात करते हुए दिख रहे हैं। दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों के लिए 5 फरवरी को मतदान होने जा रहा है। हालांकि नतीजे 8 फरवरी को आएंगे, लेकिन हर पार्टी पुरजोर ताकत लगा रही है इस बार विधानसभा चुनाव में अपनी सीटें बढ़ाने, अपना वोट प्रतिशत बढ़ाने। और हालांकि दावा है कि हर पार्टी की ओर से कि उनकी सरकार आएगी, लेकिन दिल्ली की जनता तय करेगी कि किसकी बनेगी इस बार दिल्ली में सरकार। विकास भदौरिया हमारे सहयोगी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विकास, हम तस्वीरों में देख रहे हैं, अब कह सकते हैं चुनाव प्रचार जो है वो शबाब पर नजर आ रहा है। एक तरफ हम देख रहे हैं राहुल गांधी की रैलियां, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं रोड शो। केंद्रीय गृह मंत्री खुद दिल्ली की सड़कों पर रोड शो करते हुए दिख रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, इस वक्त कस्तूरबा नगर विधानसभा क्षेत्र है जो वहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह रोड शो कर रहे हैं। आप देखिए, अब मैं तस्वीरें दिखाता हूँ, वो हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन कर रहे हैं जो इमारतों पर खड़े होकर उनके स्वागत के लिए यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। ज़बरदस्त भीड़ उमड़ी है कस्तूरबा नगर विधानसभा क्षेत्र में। यहाँ के जिलाध्यक्ष देखिए राणा साहब हमारे साथ व्यवस्था में लगे हुए हैं। बहुत जबरदस्त भीड़ इकट्ठी हो गई। राणा साहब, बहुत भीड़ है जी, बहुत जोश है जनता में यहाँ पे इस बार। हर बार से तो आप कस्तूरबा नगर विधानसभा जीत नहीं पा रहे हैं, इस बार उम्मीद है? इस बार 100% उम्मीद है जी। अच्छा, क्यों उम्मीद क्यों है? जनता में उत्साह है और केजरीवाल का जो गुस्सा है उस पर जीतेंगे हम जी। राजीव राणा जिलाध्यक्ष है नई दिल्ली के, और देखिए यहाँ पर जबरदस्त भीड़ उमड़ी है। कस्तूरबा नगर विधानसभा क्षेत्र से जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं नीरज बसोया, वो गृह मंत्री अमित शाह के बगल में खड़े हुए हैं। उनके बगल में यहाँ की सांसद हैं और आप देखिए अमित शाह यहाँ पर गुलाबों के फूल जो उनकी तरफ लुटाए गए थे वो बटोर के वापस भीड़ की तरफ लौटा दे रहे हैं। इस विधानसभा क्षेत्र में पिछले 3 बार से लगातार आम आदमी पार्टी जीतती रही है और उससे पहले कांग्रेस के नीरज विधायक के कैंडिडेट हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बगल में खड़े हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जबरदस्त जो भीड़ है यहाँ पर कस्तूरबा नगर विधानसभा क्षेत्र में उमड़ी है। लाजपत नगर का है वो विधानसभा क्षेत्र का एक अभिन्न हिस्सा है। इसके अलावा यहाँ पर सटा हुआ एक गढ़ी गांव है, वो भी इस विधानसभा है। इस विधानसभा क्षेत्र में गुर्जर और पंजाबी इन 2 मतदाताओं का बाहुल्य है और उसके अलावा प्रवासी जो हैं उनका भी यहाँ पर पूर्वांचलियों का भी अच्छा खासा वोट है। अगर देखा जाए तो पिछले 4 बार से ये सीट कस्तूरबा नगर विधानसभा सीट जो कि परंपरागत रूप से बीजेपी के पास रहा करती थी, उससे पहले बीजेपी के हाथ से निकल गई है और इस बार बीजेपी ज़बरदस्त जोर लगा रही है कि सीट को अपने पक्ष में खींच लिया जाए। केसरिया पगड़ी बांधे और बीजेपी के झंडे उठाए यहाँ पर तमाम जो कार्यकर्ता हैं
वो रोड शो में आगे आगे चल रहे हैं। सड़कों के दोनों तरफ जो घर बने हुए हैं वहाँ पर पब्लिक जो है वो इस रोड शो का हिस्सा अपने अपनी छत की बालकनियों से बन रही है। ये अमर कॉलोनी का, लाजपत नगर की अमर कॉलोनी का गुरुद्वारा है। इस गुरुद्वारे में गृह मंत्री अमित शाह इसके सामने से गुजरेंगे और संभवतया मत्था टेकने भी भीतर जाएंगे। ये इस इलाके का सबसे बड़ा गुरुद्वारा है और इस गुरुद्वारे की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर उनके स्वागत का भी इंतजाम किया गया है। आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं कि जो बीजेपी का बेस है यहाँ पर काफ़ी मजबूत है, लेकिन उसके बावजूद पहले पिछले 3 चुनावों से आम आदमी पार्टी की लहर में यहाँ पर बीजेपी का उम्मीदवार जो है वो 3 बार से हार रहा था और इस बार बीजेपी ने जो कांग्रेस से एक बार विधायक रहे नीरज बसोया को चुनाव मैदान में उतारा है टिकट देकर। वो कांग्रेस छोड़कर जाहिर तौर पर बीजेपी इस सीट को किसी भी सूरत में फिर से जीतना चाहती है और इसलिए पूरा जोर लगा रही है। और गृह मंत्री अमित शाह एक बार फिर से यहाँ पर पहुंचे हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में भी उन्होंने इस विधानसभा रोड शो किया था और उस जरिए उन्होंने मोबिलाइज करने की यहाँ के वोटरों को कोशिश की थी। इस बार भी वही कोशिश दिखाई दे रही है। हम देख पा रहे हैं किस तरह से बीजेपी यहाँ पर भी लाजपत नगर के इलाके में हम देख रहे हैं केंद्रीय गृह मंत्री पहुंचे हैं, रोड शो यहाँ पर कर रहे हैं और मुकाबला यहाँ काफ़ी दिलचस्प और त्रिकोणीय है। यहाँ पर बीजेपी की तरफ से नीरज बसोया हैं, कांग्रेस के अभिषेक दत्त हैं, आम आदमी पार्टी के रमेश पहलवान के बीच चुनावी घमासान है और इस चुनावी घमासान के बीच गृह मंत्री पहुंचे हैं। लाजपत नगर इलाके की तस्वीरें आप देख रहे हैं, रोड शो करते हुए आप अमित शाह को देख पा रहे हैं। तो यहाँ किस तरह का हलचल मची हुई है आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर विकास, आपको मेरी आवाज मिल रही है अभी? तो ढोल नगाड़ों के साथ शोर शराबा और यहाँ हलचल जिस तरह की मची हुई है, एक उत्साह यहाँ पर लोगों में दिल्ली चुनाव को लेकर साफ तौर पर देखा जा सकता है। बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता भी यहाँ पर देख पा रहे हैं हम। विकास, आपको मेरी आवाज मिल रही है? चलिए विकास, क्योंकि इस जी बिल्कुल आवाज मिल रही है आपको, मेरी आवाज मिल रही है? जी विकास, यहाँ पर मुकाबला किस तरह का देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर 3 चुनाव में जीत की हैट्रिक लगाने वाली बीजेपी को पिछले 21 साल से और एक बार जीत हासिल करने वाली कांग्रेस को 16 साल से अपनी वापसी का इंतजार है और 3 बार से, जैसा कि आपने बताया, लगातार आम आदमी पार्टी यहाँ पर अपना परचम लहरा रही है और जिस तरह से यहाँ रोड शो चल रहा है, पूरी ताकत बीजेपी भी यहाँ पर लगा रही है। किस तरह का मुकाबला यहाँ नजर आ रहा है? ये देखिए, इस सीट पर कस्तूरबा नगर विधानसभा सीट है, यहाँ पर जो मुकाबला है वो त्रिकोणीय है। इस मुकाबले में अभिषेक दत्त कांग्रेस के उम्मीदवार हैं और बीजेपी से नीरज बसोया उम्मीदवार हैं, जो कि केंद्रीय गृह मंत्री के बगल में दाएं तरफ आप देख रहे हैं भगवा पटका डाले खड़े हुए हैं। और उसके अलावा जो आम आदमी पार्टी के मदन लाल यहाँ से उम्मीदवार हैं। जाहिर तौर पर मदन लाल 3 बार से यहाँ से विधायक रह चुके हैं, उनका पलड़ा भारी है, लेकिन इस बार कांग्रेस के अभिषेक दत्त जबरदस्त उनका जो है वापसी की उन्होंने यहाँ पर और ज़बरदस्त उनका असर यहाँ पर इस क्षेत्र में है। ऐसी सूरत में अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच वोटों का बंटवारा होता है तो बीजेपी के लिए सीट जीतने की संभावनाएं बन जाती हैं, क्योंकि ऐसी सूरत में जो यहाँ के 2 ग्रामीण इलाके हैं वहाँ का वोट बटेगा और साथ ही साथ आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच, जो कि एक ही वोट बैंक पर अपनी अपनी ताकत आजमाते रहे हैं, तो ऐसे में बीजेपी की उम्मीदें यहाँ पर हैं। लेकिन फिलहाल जो मुकाबला दिखाई दे रहा है यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला है। कांग्रेस के अभिषेक दत्त, बीजेपी के नीरज बसोया और आम आदमी पार्टी के मदन लाल, इन तीनों के बीच ज़बरदस्त मुकाबला इस सीट पर चल रहा है। और इस मुकाबले के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का इस सीट पे आना ये दिखाता है कि
बीजेपी अपनी पूरे दमखम से हर सीट पर ताकत से लड़ती हुई दिखाई दे रही है और वे भी उसमें हिस्सेदारी करने के लिए पहुंच रहे हैं। और देखिए जो उत्साह है यहाँ पर लोगों का, तस्वीरों के जरिए वो आप देख पा रहे होंगे किस तरह से सैकड़ों की तादाद में लोग यहाँ पर लाजपत नगर 4 के अमर कॉलोनी इलाके के जो तमाम लोग हैं वो सड़कों पर पहुंचे हुए हैं बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ। अंतर ऐसे दिखता है कि बीजेपी के कार्यकर्ता जो है वो भगवा पग बांधे हुए हैं, पगड़ी बांधे हुए हैं, जबकि जो आम लोग हैं वो केवल बिना पग के यहाँ पर साझेदारी कर रहे हैं, हिस्सेदारी कर रहे हैं इस रोड शो में। इस पूरे इलाके को जहाँ जहाँ से रोड शो निकलना है, तकरीबन ये 1 से 1.5 किलोमीटर का इलाका है जहाँ पर रोड शो तो, और इस इलाके में ये गुरुद्वारे के पहले से रोड शो शुरू हुआ है और ये पास में जो अमर कॉलोनी लाजपत नगर से लगता हुआ इलाका है, जो इलाका गढ़ी गांव का है, उसके नीम चौक तक जाना है। और इस दौरान ये 1.5 किलोमीटर के सफ़र में देखिए, तस्वीरें देखिए आप, ये बालकनी में लोग खड़े हुए हैं, कैमरामैन भी खड़े हुए हैं ताकि जो विहंगम दृश्य ऊपर से बनता है उसको कैद कर सके। लोग हाथ हिलाकर, हाथ जोड़कर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का अभिवादन कर रहे हैं। और ये बिल्कुल हम तस्वीरों में देख रहे हैं किस तरह का उत्साह यहाँ पर नजर आ रहा है। तो कस्तूरबा गांधी विधानसभा सीट है जहाँ पर लाजपत नगर इलाके में पहुँच चुके हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का ये रोड शो।